हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है, जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी है, जिसके अंतर्गत हम अपने यूनिट थर्ड, जिसका नाम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है, उसी का ही हम एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स तक यह बात कर चुके हैं कि एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ इनके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर भी हम बात कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हुए यह बात करेंगे कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं है तो उनके भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीजों को नोट डाउन करते चलिएगा। आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट पेज से हेडिंग दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। इनमें हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यह बात जानते हैं कि हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के प्रॉपर्टीज को एक साथ कैसे पढ़ ले रहे हैं, जबकि ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, या फिर फैमिली ऑफ कंपाउंड्स हैं। तो इसके पीछे का बहुत ही सिंपल सा रीजन है जो मैं आप सभी को पहले ही लेक्चर में समझाया था कि हमारे पास अगर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में हम जानना चाहते हैं तो हमारे पास इनमें एक सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और इस कार्बन से हमारे पास हाइड्रोजन लिंक हो सकते हैं। अगर एक एल्किल ग्रुप दूसरा हाइड्रोजन लगा है तो उसे हम कहेंगे कि यह हमारे पास एल्डिहाइड है। अगर हमारे पास दोनों ही क्या है, एल्किल ग्रुप्स हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कि यह कीटोन है। ठीक है, इसलिए यहां पर मैं एक सिंपल सा यहां पर बी मॉलिक्यूल, बी ग्रुप सपोज कर लेता हूं और यहां पर ए ग्रुप सपोज कर लेता हूं। ये एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर हम बात करते हैं कि एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसमें जो हमारे पास कॉमन थिंग है वो क्या है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है। और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही इनके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है या रिप्रेजेंट करता है। तो जब दोनों में ही एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम ही होंगे। ठीक है, इसलिए हम इनके प्रॉपर्टीज को एक साथ ही डिस्कस भी करते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, PHYSICAL। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं। वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज आप सभी के एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर आपके एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होते हैं तो वहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आप लोग लिखिएगा कि जो हमारे पास मेथनॉल होता है, ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर जो होता है, ठीक है, मेथनॉल इज इन गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट, यह क्या होता है, यह गैसियस स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर यह क्या होता है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है। यह सबसे पहला और सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है जो कि आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, और एल्डिहाइड का यह केवल एक ही ऐसा कंपाउंड है जो कि गैसियस स्टेट में पाया जाता है, जो कि है मेथनॉल। अगर हम एथनॉल पर बात करते हैं, ठीक है, तो एथनॉल जो होता है इज इन लिक्विड स्टेट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर यह क्या होता है, गैसियस स्टेट, सॉरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगर हम मेथनॉल और एथनॉल के अलावा बात करते हैं अदर एल्डिहाइड्स, ठीक है,
अदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, कीटोन्स को भी यहां पर इंक्लूड कर दीजिए कि हमारे पास जो इनके अलावा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पाए जाते हैं आर इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन सा प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि हम फिजिकली देख कर जानते हैं, तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसा रिएक्शन के थ्रू समझने वाला पॉइंट नहीं है। ठीक है, वैसे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं यह बात हम जानते हैं कि ये फैक्चुअल बातें हैं, जो कि हम इन कंपाउंड्स को बस देख कर बता देते हैं कि हमारे पास इनका कलर क्या है, साथ ही साथ इनके स्टेट क्या है अगर हम रूम टेम्परेचर पर बात करते हैं, या फिर हम अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करते हैं, या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करते हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट्स हमारे पास हैं कि जो हमारे पास मेथनॉल होता है वह रूम टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में पाया जाता है, एथनॉल जो होता है वह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और इनके अलावा जितने भी हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं या फिर कीटोन्स हैं वो सभी के सभी या तो सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे या तो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट और भी इंटरेस्टिंग है, वो क्या है कि हमारे पास जनरली, ठीक है, जो अगर हम बात करते हैं जनरली, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव हायर, ठीक है, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, ओके, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन किसकी तुलना में, देन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, देन हाइड्रोकार्बन्स, या फिर यहां पर लिख सकते हैं आप लोग की ईथर की भी तुलना में। ठीक है, ईथर विथ सेम मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, मैंने यहां पर क्या बताया, मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि जो हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, ठीक है, अगर इनका हम हाइड्रोकार्बन्स और ईथर की तुलना करते हैं, ठीक है, यहां पर यह बात ध्यान रखना कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर पर जो हम बात कर रहे हैं, तो इनका जो मॉलिक्यूलर मासेस है वो दोनों जगहों पर सेम ही है, चाहे वह एल्डिहाइड के केस में बात करें या फिर हाइड्रोकार्बन्स के केस में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यह देखा गया है कि जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स और ईथर की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, तो यह भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आ गया। अब बात करते हैं अपने तीसरे फिजिकल प्रॉपर्टी पर। ठीक है, अगर इस प्रॉपर्टी पर हम बात करते हैं तो इसके पीछे का रीजन है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है वह वीक होता है, ठीक है, जबकि यहां पर स्ट्रांग होता है। ओके, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहां पर हमारे पास जो अगला प्रॉपर्टी है वह यह है कि जो हमारे पास लोअर, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है, लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, कीटोन्स के जो हमारे पास लोअर मेंबर है, लाइक एज अगर यहां पर हम बात करते हैं तो हमारे पास हो गया मेथनॉल, यहां पर हो जाएगा हमारे पास एथनॉल, एंड साथ ही साथ यहां पर हम लिख सकते हैं प्रोपेनोन, क्योंकि हम कीटोन का भी एक ले लेते हैं। ठीक है, प्रोपेनोन। ठीक है, ये सभी के सभी जो कंपाउंड्स होते हैं आर सॉल्युबल, ठीक है, आर सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम सॉल्युबल इन वाटर पर बात करते हैं तो इसके पीछे का रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है, आइए चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि हम मेथनॉल का केस ले लेते हैं, या फिर आप कोई भी केस ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो मैं फिलहाल मेथनॉल का केस ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन है, इससे एक कार्बन जुड़ा है एंड यहां पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ा होगा।
ओके, ये हमारे पास मेथनॉल का एक मॉलिक्यूल हुआ। एंड सिमिलरली यहाँ पर हम दूसरे मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन हो गया और यहाँ पर हमारे पास मेथनॉल का या दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वाटर में यह सॉल्युबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, H2O। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे पास दो मेथनॉल मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं, तो इस सिचुएशन में हम ऑलरेडी अपने पिछले सेमेस्टर्स में यह पढ़ चुके हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है इसमें जो ऑक्सीजन होता है उस पर डेल्टा माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज होता है। सिमिलरली इस पर भी डेल्टा प्लस चार्ज होगा। और हम यह बात ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसके कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज होता है और इसके ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस चार्ज होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी अगर बात किया जाए तो यहां पर भी डेल्टा माइनस चार्ज एंड यहां पर डेल्टा प्लस चार्ज। ठीक है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है जो कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, तो वह जब मेथनॉल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास पहुंचता है तो इनके बीच एक बॉन्ड क्रिएट होता है जिसे हम डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी बॉन्ड को ही हम कहते हैं कि यह क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की वजह से ये जो हमारे पास मेथनॉल हो गया, एथनॉल हो गया, या फिर हम प्रोपेनोन के केस पर भी बात करते हैं, तो ये सभी के सभी वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम अगले कुछ प्रॉपर्टीज पर और बात कर लेते हैं। इनके सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम पहले कंप्लीट करेंगे, देन हम अपने केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। ठीक है, हमने कुछ नहीं बताया, आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए। मैंने यह बताया कि जो मेथनॉल होता है या रूम टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में पाया जाता है, जबकि एथनॉल जो होता है वह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगर हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में बात करते हैं इनके अलावा, तो ये सभी के सभी सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में ही पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, देन हमने समझाया कि हमारे पास जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं नॉर्मली जितना देखा जाए उससे अधिक होता है। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने यह बताया कि जो हमारे पास मेथनॉल हो गया, एथनॉल हो गया, प्रोपेनोन हो गए, ये सभी के सभी वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, देन इसके बाद हम कंटिन्यू करते हुए और भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम पहले कवर कर लेते हैं। बहुत छोटे छोटे से फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास बचे हुए हैं, तो उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा तो मैं अब इसे इरेज कर रहा हूँ। बहुत ही आसान आसान सी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो हमने यह देखा कि हमारे पास जो लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं वो क्या है, वाटर में सॉल्युबल हो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को लेते हैं तब क्या यह सॉल्युबल हो पाएगा या नहीं, इसके बारे में चलिए अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर इनके बारे में आप समझना चाहते हैं तो आप लोग अब यहां पर हम फोर्थ पॉइंट पर बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट यह समझिए कि हाउएवर, ठीक है, हमारे पास जो लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं वो इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, बट फिर भी यहां पर हाउएवर द सॉल्युबिलिटी, ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है, the solubility of aldehydes and ketones decreases, ठीक है, क्या होते हैं, ये घटते चले जाते हैं। decreases एक वर्ड और यहां पर उपयोग करिए, रैपिडली। ठीक है, चलो छोड़ो इसको ना लिखते हुए, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। यहां पर मैंने बोला कि जो हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी होती है वह डिक्रीज होती चली जाती है ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द चेन ऑफ कार्बन, ठीक है,
अगर हम कार्बन के चेन को बढ़ाते चले जाते हैं तो इस सिचुएशन में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जो सॉल्युबिलिटी है वह घटती चली जाती है। ओके, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। यह भी हमारे पास एक फैक्चुअल पॉइंट है जो कि हम जनरली एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अपने लास्ट प्रॉपर्टी पर, तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं, ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव हैं तो, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली, ठीक है, फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये तो बहुत ही इजी सा प्रॉपर्टी है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फेयरली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अगर लाइक एज बात करते हैं इजी, ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं तो हमारे पास हो जाता है बेंजीन हो गया। ठीक है, बेंजीन हो गया, यह भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ईथर, तो यह भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अल्कोहल भी हम ले सकते हैं या फिर आप ETC लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में आपको जानने की खास जरूरत है, जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो इनसे जरूर एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एज बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, इन सभी में फेयरली सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया। अब चलिए हम बात करते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें 4-5 केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करना है और उन्हीं के अंतर्गत ही सारे केमिकल प्रॉपर्टीज समराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज इस लेक्चर में कवर हो सकते हैं उन सभी पर हम बात कर लेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इन केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हमें कुछ खास केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करना है। सबसे पहला हमारे पास आता है जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। अब यहां पर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका मेन रोल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और इस चीज को समझिए। पहले मैंने आपको अभी बताया स्टार्टिंग में ही इस वीडियो के कि हमारे पास जो एल्डिहाइड होता है और कीटोन्स होते हैं, इनमें जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है वो कॉमन होता है, जिसकी वजह से इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, और इसी फंक्शनल ग्रुप जिसे हम कह रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप है, इसी के ही वजह से इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम होते हैं। और ये दोनों के दोनों यानी कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वैसे आप लोग पिछले सेमेस्टर्स में इंटरमीडिएट में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आप लोग SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अब यहाँ पर इसे समझना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक, चलिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पर A और B हमारे पास दो ग्रुप से जुड़े हैं जो कि एक ही कार्बन से जुड़े हैं और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यह बात तो हम जानते हैं कि यह या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये एल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा प्लस चार्ज होगा और यहाँ पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा। ऐसा मैं क्यों कह सकता हूं, क्योंकि जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है यह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से यह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचे रखता है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल पर माइनस चार्ज होता है, तो जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा अगर उस पर माइनस चार्ज है, जो कि होगा ही क्योंकि तभी उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन उस रिएक्शन को हम कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस को स्नेह किया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वह उस
सबस्ट्रेट से जाकर जुड़ता है। तो यह हमारे पास एक सबस्ट्रेट है और यह हमारे पास एक रिएजेंट है, ठीक है। तो यह जो न्यूक्लियोफाइल होगा, इस पर माइनस चार्ज होने की वजह से यह इस कार्बन से जाकर बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यह स्टेप कुछ इस प्रकार से कंटिन्यू होता है और ये हमारे पास ए और बी ये एक दूसरे से इस कार्बन की सहायता से जुड़े हुए हैं और इस कार्बन पर अब हमारे पास आकर न्यूक्लियस जुड़ गया, ठीक है, या न्यूक्लियोफाइल आकर इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। अब जिसकी वजह से इस कार्बन के पास तो 3 वैलेंसी या फिर 3 बॉन्ड तो बन चुके हैं, जिसकी वजह से यह जो कार्बन से डबल बॉन्ड की सहायता से जुड़ा था अब वह केवल सिंगल बॉन्ड की सहायता से जुड़ जाएगा, ठीक है। और यह जो माइनस चार्ज है वह जब इस कार्बन से जुड़ने की वजह से यहां पर माइनस चार्ज बन रहा था, वह कार्बन क्या किया, अपने चारों बॉन्ड को जब बना लिया तो यह माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब यहां पर इसे और कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर जो हमारे पास यह न्यूक्लियोफाइल आया था इस पर अटैक करने के लिए, ठीक है, उसके पास हमारे पास कुछ प्रोटॉन्स भी होंगे। जैसे कि अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास HCN में से, ठीक है, जो हमारे पास CN माइनस आयन है, जिसे हम कह रहे हैं कि यह हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, वह इस कार्बन से जब जाकर जुड़ा है तो इसमें H+ आयन भी तो बचा हुआ है जिसे हम प्रोटॉन कह रहे हैं। तो वह जो प्रोटॉन है वह इस रिएक्शन में अब पार्टिसिपेट करेगा और यह जो हमारे पास H+ आयन है वह इस ऑक्सीजन से जाकर बॉन्ड बना ले जाएगा और इस प्रकार हमारे पास एक नया कंपाउंड बनेगा जिसे हम कहेंगे कि यह हमारे पास एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कंपाउंड है, ठीक है। और इस पूरे रिएक्शन को हम कहेंगे कि यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब यहां पर कुछ और भी पॉइंट्स को मैं समझा देता हूं। अगर यहां पर हम बात करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के पास है। अगर यहां पर हम बात करते हैं तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सिमिलरली वहां पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वह क्या है, प्लानर होगा। यानी कि जो हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा कि वो प्लानर होते हैं, क्योंकि उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। लेकिन एक न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से जब यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने लग गया तो यह जो न्यूक्लियोफाइल है यह इस प्लेन से अब ऊपर है। प्लेन का मतलब यह हुआ कि अगर यह एक प्लेन है, ठीक है, लेट अस सपोज कि यह एक प्लेन है, तो इसी में ही कार्बन भी प्रेजेंट है और इसी कार्बन से ही डबल बॉन्ड की सहायता से ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है और इसी ऑक्सीजन से एक हमारे पास A ग्रुप जुड़ा है और B ग्रुप हमारे पास जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने के लिए आया वह न्यूक्लियोफाइल इस प्रकार से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि यह प्लेन के बाहर है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह जो हमारे पास A और B ग्रुप, जिसे हम एल्किल ग्रुप कहेंगे, या फिर हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा है, वह कुछ इस प्रकार से यहां पर बॉन्ड बनाते हुए जुड़ जाता है। यानी कि जो पहले A इस प्रकार से था, ठीक है, कुछ इस तरफ से था, डायरेक्शन को ध्यान रखिए, वह न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने की वजह से इसमें भी रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से यह जो हमारे पास A ग्रुप और B ग्रुप है वो कुछ इस प्रकार से बेंट हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह हमारे पास टेट्राहेड्रल हो जाता है। ओके, क्या हो गया, टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल हमने यह समझा कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है। हमने यह देखा कि हमारे पास जब न्यूक्लियोफाइल किसी भी सबस्ट्रेट पर, या फिर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, तो उस पर जब अटैक करता है तो इस प्रकार इसका पूरा रिएक्शन होता है और इसमें न्यूक्लियस से स्नेह किया जा रहा है, साथ ही साथ इसका एडिशन कर लिया जा रहा है।
इसका यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, बल्कि न्यूक्लियोफाइल आया तो इस पूरे सबस्ट्रेट से जाकर जुड़ गया है, इस वजह से इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोग समझ चुके हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड स्क्रीनशॉट हो चुका होगा तो फिलहाल आप लोगों को ये लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं और फिर सारी चीजों को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि आपको जानने जरूरी थे, इसलिए मैंने इन्हें बता दिया, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाए कि अगर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होता है तो किस प्रकार यहाँ पर रिएक्शन होता है, और साथ ही साथ उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट लिखिए, रिएक्शन विथ HCN, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड से अब हम रिएक्शन कराने वाले हैं, क्योंकि यह जो रिएक्शन होगा यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा। ठीक है, तो यहां पर सेंटेंस को पहले लिख लीजिए कि एल्डिहाइड्स, ठीक है, एंड कीटोन्स reacts with hydrogen cyanide to yield cyanohydrin। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या मिलता है, साइनोहाइड्रिन मिलता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम जनरल ले रहे हैं। जनरल कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे पास ये कार्बन है, इससे हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इससे हमारे पास दो ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हो सकता है वो दोनों ग्रुप सिमिलर हो, यानी कि मेथिल मेथिल हो सकता है कि एक मेथिल हो एक हाइड्रोजन हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम एल्डिहाइड ले रहे हैं या फिर कीटोन ले रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जनरल लिख दिया। अब यहाँ पर जब HCN इससे बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो HCN जो होता है, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है, वह इजीली ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम नॉर्मली उपयोग करते हैं वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, इसका मैकेनिज्म अगर समझने का कोशिश किया जाए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो H2O है, ठीक है, इसका OH माइनस आयन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट पहले करेगा, एंड जो यहाँ पर HCN है, ठीक है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से बॉन्ड को फॉर्मेशन करेंगे। तो यह जो हाइड्रोजन है वह H+ में टूटेगा, Cn जो है वह Cn- यानी कि साइनाइड आयन में टूटेगा। तो जो यह H+ है वह इस OH से बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर H2O बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2O बन जाएगा। और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो साइनाइड आयन माइनस साइनाइड आयन जो है यह बाहर निकलेगा, और यही जो साइनाइड आयन होगा वह जाकर इस कार्बन से बॉन्ड बना ले जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन है इस पर डेल्टा माइनस चार्ज है और इस पर डेल्टा प्लस चार्ज है, और यह जो माइनस चार्ज के साथ हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा वह इस कार्बन से जाकर बॉन्ड बना ले जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बनते हुए यहाँ पर हमारे पास Cn हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास O- मिलेगा, एंड यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड बना रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन भी है। तो यह जो हाइड्रोजन, यानी कि यह जो हमारे पास प्रोटॉन है जिसे हम कह रहे हैं कि यह H+ है, वह OH- से यहाँ पर तो H2O बनाया, लेकिन यह ब्रेकिंग कई बार होगा, ऐसा तो है नहीं कि यह केवल एक ही बार होगा। ठीक है, और यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं कि जो हमारे पास H2O है उसका केवल OH- आयन आया था, तो इसका H+ आयन जो होगा वह जाकर इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह हमारे पास बन गया साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हमारे पास बन गया साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं। तो अभी आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं जनरल प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है,
तो अगर यहाँ पर एल्डिहाइड हम उपयोग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम कीटोन उपयोग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन साइनोहाइड्रिन तो हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा, वह एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हो सकता है, कीटोन साइनोहाइड्रिन हो सकता है, दोनों डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी नाम लिख लीजिए कि यह एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ओके। एंड ये तो हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैं कोई स्पेसिफिक रिएक्शन पर नहीं बात कर रहा है, एक जनरल रिएक्शन है, ठीक है। अगर इसमें स्पेसिफिक रिएक्शन पर बात करते हैं तो यहाँ पर मेथिल ग्रुप को भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर लीजिए, तो यह हमारे पास एक एल्डिहाइड बन जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास साइनोहाइड्रिन भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हम कोई स्पेसिफिक रिएक्शन पर बात नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, तो अब इस चीज को मैं इरेज करता हूं, ठीक है, छाप तो चुके ही होंगे। चलिए बात करते हैं अपने अगले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर। ठीक है, तो आप लोग इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देन कंटिन्यू करते हैं बी प्रॉपर्टी, ठीक है, यहां पर लिख लीजिए और रिएक्शन विथ सोडियम, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। चलिए अब इस प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं, क्योंकि यह भी जो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर बात किया जाए अमोनिया हो गया या फिर अमोनिया का डेरिवेटिव भी हो गया, वह भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही शो करता है। इसमें अगर हम एल्कोहल पर बात करते हैं, चाहे वह प्राइमरी एल्कोहल हो चाहे वह सेकेंडरी एल्कोहल हो, वह भी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ ये क्या करते हैं, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ही शो करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल उन दोनों रिएक्शन पर हम नहीं बात करेंगे, ये हमारे इस वीडियो का लास्ट रिएक्शन होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या होता है कि जो हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास एल्डिहाइड है एंड कीटोन्स हमारे पास जो है, ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स क्या देते हैं, एडिशन प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, गिव्स एडिशन प्रोडक्ट। अब ये किस प्रकार के एडिशन प्रोडक्ट देते हैं, आइए चलिए इन पर बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो हमारे पास ये एल्डिहाइड हो गया, लेट अस सपोज ये हमारे पास एक एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि NaHSO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो जब ऐसे सिचुएशन में यह रिएक्शन होगा तो ध्यान दीजिए, तो हम समझ रहे थे कि जो हमारे पास एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं वो जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करते हैं तो वह एक एडिशन प्रोडक्ट देता है। अब वो एडिशन प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है इसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस रिएक्शन को ध्यान दीजिएगा और चीज़ों को समझिए कि हमारे पास यह एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है, इसके साथ हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। तो यह किस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा इसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो पहले इस बात को समझिए जो यहां पर मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। यहां पर जो NaHSO3 है यह Na प्लस और साथ ही साथ यह HSO3 माइनस में टूटता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह जो HSO3 है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह O- SO2 और यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है।
ये हमारे पास एक ऐसा आयन बनता है और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यह हमारे पास क्या है, यही हमारे पास तो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और यह हमारे पास प्रोटॉन है, जो कि प्रोटॉन यहां पर फिलहाल नहीं कह सकते, यहां पर हमारे पास सोडियम आयन बना हुआ है, ठीक है। तो जो यह न्यूक्लियोफाइल होता है वह कहां पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। हम सभी जानते हैं कि इस पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा, इस पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा, जिसकी वजह से यह जो न्यूक्लियोफाइल होता है वह इस कार्बन पर अटैक कर देता है, ठीक है। और जब यह अटैक होगा तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर यह सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, यहां पर कार्बन प्रेजेंट है और इस कार्बन से हम सपोज कर लेते हैं नीचे की तरफ फिर लग गया हमारे पास क्या लगा हुआ है, OSO2H, ठीक है, यह हमारे पास लगा हुआ है। अब यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, O- बन जाएगा, ठीक है। इतनी बातें तो इजी थी, समझनी आसान थी कि हमारे पास यह जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वह न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से बॉन्ड बनाते हुए जुड़ जाएगा एंड यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड की ब्रेक की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज चला जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो माइनस चार्ज आया है हम सभी जानते हैं कि यह जो सोडियम आयन है वह इस माइनस चार्ज से ही जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि Na+ और यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस है, जिसकी वजह से यहाँ पर ONA मैं लिख सकता हूं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा होता है रीअरेंजमेंट, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन ट्रांसफर होता है वह किस प्रकार होता है, आइए बात करते हैं। यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर इस प्रकार से होगा कि यहां पर जो H+ बनेगा वही तो प्रोटॉन है, वह H+ इस Na से एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास कुछ इस प्रकार से बन जाएगा C एंड यहां पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा एंड यहां पर हमारे पास OSO2Na हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट मिल जा रहा है और इसी एडिशन प्रोडक्ट को ही हम क्या कहेंगे कि यह हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन है और यह इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कहेंगे और इस प्रकार हमारे पास एक एडिशन रिएक्शन मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, अगर आ चुकी हैं तो आप लोग इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमने अपने इस लेक्चर में यह बात समझ लिया कि इसके कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और साथ ही साथ हमने इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में अपने सबसे पहले और मेन प्रॉपर्टी पर बात किया जिसके हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम इसके रिडक्शन पर बात करेंगे, रिडक्शन प्रॉपर्टी को समझेंगे और साथ ही साथ हम इसके ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज पर भी बात करेंगे एंड इसमें हमारे पास कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं जिन्हें हम अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो स्क्रीनशॉट हो ही चुका होगा, बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज हैं, बस आप लोगों को ये बातें एक बार जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि आप सभी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंड ये वाला स्टेप कैसे हुआ है ये बात आपको ध्यान रखना है, ये तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है तो ये तो बहुत ही इजी स्टेप था, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।